नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। चित्रकूट जेल में हुए गैंगवॉर की घटना ने फिर से मुन्ना बजरंगी कांड की याद दिला दी है और यह भी बता दिया कि कितनी भी कोशिश कर लो, जेल की दुनिया शायद ही बदले, वहां का सिस्टम शायद ही सुधरे। बता दें कि आज चित्रकूट जिला जेल में अपराधियों के बीच हुई गोलीबारी में 3 की मौत हो गई। अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन पुलिस की कहानी पर गौर करें तो जैसे पुलिस एनकाउंटर के दौरान की कहानी बताती है, करीब करीब वही स्टोरी दोहराई गई जो पिछले 4 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। एक कैदी ने 2 कैदियों को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी और जब पुलिस ने रोका तो पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारा गया। खैर, इस गैंगवॉर से एक बार फिर यह साबित कर दिया गया कि जेल भी सुरक्षित नहीं है। वहीं चित्रकूट जेल में हुए गैंगवॉर की घटना का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया। सीएम योगी इस घटना के बाद बेहद सख्त नजर आए। सीएम ने इस घटना की 6 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बहरहाल, आज के इस कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा में यह चर्चा करेंगे कि आखिर जेल में कैदियों का सिस्टम कैसे बनता है, बना या बनाया गया। तकरीबन हर राज्यों की जेल में ऐसे ही कैदियों से जेल प्रशासन की साठगांठ रहती है। इस तरह के एनकाउंटर आपसी रंजिश पे होते हैं या फिर बाहर से इनको सियासी हवा मिलती है। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये धाए धाए की आवाज, ये गोलियों की तड़तड़ाहट, ये सीन है चित्रकूट जेल के अंदर चल रहे गोलीकांड का, जहां अंशुल दीक्षित नाम के एक कैदी ने 2 बड़े बदमाशों मिराजुद्दीन और मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशुल दीक्षित ढेर हो गया। तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा, पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशुल दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। वहीं गैंगवार में मारे गए वाराणसी के मिराज अली के घर वालों को जैसे ही खबर का पता चला, चित्रकूट के जिला जेल रंगोली पहुंच गए, लेकिन जेल प्रशासन ने मिराज अली के शव को दिखाने से इनकार कर दिया। मिराज के घर वालों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। भाई, जिस तरीके से बात है, ये खुलेआम ये साजिश है, कुछ लोगों की मिली हुई साजिश है। अभी वो भी हम नाम, मुझे मालूम है साजिश करता कौन कौन है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। और जिस मुख्तार से 2004 के बाद जो है कोई मुलाकात नहीं, उस मुख्तार के साथ इनको ज़बरदस्ती जोड़कर मेरा घर तोड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। मेरा भाई वर्दी में, बावर्दी पुलिस में जो है वो गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जो है मेरे ऊपर 3 केस किया गया। इस गोलीकांड ने फिर से उन खबरों को ताकत दे दी है जो जेल प्रशासन पर सवाल उठाती रही है। जब चित्रकूट के जिला जेल में पूर्वांचल के इतने नामी गिरामी माफिया और शार्प शूटर बंद थे, तो फिर सुरक्षा में इतनी भारी चूक कैसे हो गई? अंशुल के पास कहां से ये असलहा आया? बहरहाल, काला के अध्याय का अंत तो हो गया, मगर कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। टी न्यूज़ स्टेट। अब आपको दिखाते हैं चित्रकूट जेल में जिस अंशुल दीक्षित का एनकाउंटर हुआ, उसकी जेल में कैसी तूती बोलती थी। उसका एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें अंशुल और उसके साथी जेल में ही पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बाहर से शराब मंगाने के लिए किसी को फोन भी कर रहे हैं और उसे धमका रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद जेल की सुरक्षा पर भी उस वक्त काफी सवाल खड़े हुए थे। बता दें कि अंशुल दीक्षित कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व महामंत्री की हत्या में भी ये शामिल था और अंशुल सीतापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि आज
जो कुछ चित्रकूट की जेल में हुआ उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये देखिए पुराना वीडियो है अंशुल का, जेल के अंदर का वीडियो। फ़ोन पर बात करना, धमकाना, पैसे मंगवाना, ये सब कुछ जेल के अंदर कर रहा था। और अब फिलहाल इसके ऊपर 2 लोगों को मारने का आरोप है। जेल पुलिस ने इसे मार गिराया है। और इस वक्त इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ विभूति नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, तमाम बड़े पदों पर रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही मेरे साथ अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और अविनाश सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। विभूति नारायण जी, आज के पूरा केसेस को देख करके क्या लगता है? जैसे आपके महकमे में कहा जाता है प्रथम दृष्टया, तो सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आज की प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है सर? देखिए, बहुत बड़ी चूक है। बड़ी सीधी सी बात है कि जब राज्य किसी को अपनी कस्टडी में लेता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तो जेल में आकर के उसको हथियार मिल जाए, किसी हत्यारे को हत्यारा दूसरों को मार दे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है। और मुझे लगता है कि इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए, जेल अधिकारियों की और जो दूसरे सुरक्षा से जुड़े लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और इसलिए और संदिग्ध हो जाता है क्योंकि जो हत्यारा था उसको भी मार दिया गया। अगर हत्यारा जिंदा पकड़ा गया होता तो आपको पता चलता है कि उसके बाद हथियार कहाँ से आया था, इस षड्यंत्र में और कौन कौन शरीक थे जिन्हें उसने मारा है, उसने अपनी मर्जी से मारा है, किसी दूसरे के आदेश पे मारा है। तो ये तो और भी ज्यादा गंभीर मसला है कि जो सबूत था या जहां से हम षड्यंत्र तक पहुंच सकते थे उसी को नष्ट कर दिया गया। इन सारी चीजों को की बड़ी गहराई से जांच होनी चाहिए। ओके सर। अभिषेक, विभूति नारायण सर कह रहे हैं कि देखिए जिसने मारा वो भी एनकाउंटर में मारा गया, यानी पूरा अध्याय ही अब तो समाप्त हो गया है। फिर जांच के लिए बचेगा क्या अभिषेक? मेरे जहन में अचानक से सवाल आया तो मैंने पूछा आपसे। जेल में लिखी गई और जेल में ही समाप्त कर दी गई है। और ये पूरा नेक्सस जेल के अंदर ही नहीं है, जेल के बाहर भी है। किसने 2 दिन पहले चित्रकूट में भेजा उस जेल के अंदर मुकीम काला को? हालांकि बदमाश था, बदमाश का अंत इसी तरीके से होता है, लेकिन हर किसी का एक मानवाधिकार होता है। न्याय है, कोर्ट फैसला करती है कौन मुजरिम है कौन नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी को बागपत में मारा गया था, ठीक उसी तरीके से चित्रकूट जेल में ये पूरी कहानी रची गई। जेल के अंदर जाकर पुलिस एनकाउंटर करती है और जो कहानी पुलिस बता रही है उस कहानी में काफ़ी झोल है कि अंशुल दीक्षित ने 5 और बदमाशों को कवर कर रखा था, यानी कि उन्हें अगवा कर रखा था और उन्हें मारने पर उतारू था। 2 बदमाशों को मार चुका था, इसलिए क्रॉस फायरिंग में अंशुल दीक्षित मारा गया। जैसे ही अंशुल दीक्षित मारा गया या महराजुद्दीन मारा गया तो पूरी कहानी ख़त्म हो गई। किसने ये कहानी पूरी रखी? कैसे गोलियां अंदर पहुंची, कैसे संचलित वो हथियार अंदर पहुंचा, जबकि जेल के अंदर कोई भी चीज़ ले जाना आसान नहीं है। जेल के बंदी रक्षक जब गेट पे खड़े होते हैं ना, अगर पत्रकारों को किसी कार्यक्रम के तहत जेलर अंदर बुलाता भी है तो मोबाइल से लेकर तमाम चीज़ें बाहर रखवा देते हैं, हाथों पर मोहर लगाई जाती है और उसके बाद अंदर एंट्री होती है। मेरठ जेल में तो कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने कई रेड की हैं, कई बार हथियार मिलते हैं लेकिन छुपा लेते हैं। और विभूति नारायण सर तो जानते हैं, जब आईजी थे मेरठ में विभूति नारायण जी, इनके परतापुर थाने में ही एक बदमाश ने, जिसने अपने ताऊ को मारा था, ताऊ के बेटे को मारा था, उसके बाद उसने षड्यंत्र रच दिया था और सर के कार्यालय पर, और जो थाने से, परतापुर थाने से भाग गया था और उसके बाद उसने खेल करके इनके कार्यालय पर प्रदर्शन करने आ गया था। तब हम लोग थे वहाँ पे, हम लोगों ने उस घटना का पर्दाफाश किया और दोबारा से जेल किया। तो ये बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है जो विभूति नारायण सर कह रहे हैं। इन्हें घटना याद आ गई होगी 2002-2003 की, वो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो सारा अपराध जेलों के अंदर से चलता है। जेल के अंदर ऐसी ऐसी सेटिंग बैठाई जाती हैं कि वो बड़े बड़ों को मात दे दे। फिल्मी पटकथा थी, फिल्मी कहानी थी, जो देखता है अब यथार्थ हो रहा है। बने रहिए, अभिषेक लौट रहे हैं आपके पास। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अभी तो मिलने के लिए भी मना है पूरी तरह से, उसके बावजूद भी ये हुआ। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए। मेरे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़ गए जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, और सूर्य कुमार शुक्ला साहब भी जुड़ गए जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी वो भी। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। मैं आता हूं आपके पास। अविनाश मेरे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री सख्त दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी। क्या ये माना जाए कि देर रात तक, कल सुबह तक रिपोर्ट आने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पर रंजीत, क्योंकि जिस कमेटी का गठन किया गया है, चूंकि जैसे ही ये वारदात हुई उसके कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री स्तर से इस कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में जो आईजी रेंज हैं चित्रकूट के वो हैं, वहाँ के कमिश्नर हैं और जो जेल के अधिकारी हैं वो हैं। चूंकि डीजी जेल को कहा गया है कि उनकी देखरेख में ये पूरी जाँच होगी और 6 घंटे का समय दिया गया है, तो हो सकता है कि देर रात तक इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। और निश्चित तौर पर चूंकि देखिए, एक जैसा कि विभूति नारायण जी बोल रहे हैं कि एक बड़ी साजिश हो सकती है, तो सबसे बड़ा सवाल देखिए यही है कि अंशु के पास जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे जो जेल के कुछ अधिकारी हैं उनका हाथ हो सकता है, या फिर बहुत ही गुप्त तरीके से या किसी और तरीके से जेल के अंदर हथियार पहुंचाया गया है? तो चूंकि ये जांच का विषय है, तो निश्चित तौर पर अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है या किसी की भूमिका संदिग्ध नजर आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। और जो मैसेज दिया जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं जी, तो उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज रात तक या कल सुबह तक जो जेल के कुछ अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी जब बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी अंजित, तब भी जेल तंत्र और जेल प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। और आपको याद है कि जब मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी लाने की बात कही जा रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील ने इसी बात का डर जाहिर किया था कि वहां के जेलों में मुख्तार अंसारी सुरक्षित नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं जेल के अंदर की जो व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया था। और आज इस तरीके से एक बड़ी वारदात को देखिए, मुझे याद है अंजीत की पिछले अगर हम 8 से 10 सालों की बात करें तो जेल के अंदर एक इस तरीके की एक बड़ी वारदात जो कि सोची समझी साजिश के तहत हो सकता है कि इसको अंजाम दिया गया है, वो घटी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जेल प्रशासन के ऊपर, जेल तंत्र के ऊपर। हालांकि देखिए, पुलिस की जो पुलिस का कहना है और जो जेल प्रशासन की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें कहा गया है कि अंशु दीक्षित ने पहले मुकीम काला और मिराज अली को मारा, बाद में उसने होस्टाइल कर लिया कुछ वहां के जो कैदी थे, बाद में मजबूरन पुलिस को क्रॉस फायरिंग करनी पड़ी और उसमें अंशु दीक्षित मारा गया। लेकिन चूंकि देखिए जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये जो पूरी वारदात है वो चित्रकूट, जो कि काफी अत्याधुनिक जेल मानी जाती है, वहां पर कैसे घटित हुई। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, क्या लगता है आपको, एक साजिश रची गई और इस साजिश के तहत सब कुछ अंजाम दिया गया? देखिए, मुझे तो अभी तक जहां तक सूचना मिली है, मुझे तो ये लगता है कि ये तीनों बहुत ही सातिर किस्म के अपराधी थे, बहुत मनबड़ थे और ये जेल के अंदर मेरी चलेगी कि तेरी चलेगी वर्चस्व की लड़ाई में ये घटना हुई प्रतीत होती है। लेकिन फिर भी वो कट्टा कैसे अंदर पहुंच गया, इस संबंध में अच्छी तरह से जांच जो ऑर्डर हुई है, जांच हो जाएगी और अच्छी तरह जांच होगी। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोग इसमें शामिल पाए जाएं, चाहे वो किसी लालच की वजह से कुछ कर्मचारियों ने या किसी व्यक्ति ने वो कट्टा अंदर पहुंचवा दिया या किसी ढिलाई की वजह से वो पहुंच गया। लेकिन ये गंभीर बात है, इस तरह की जेल में घटनाएं, गैंगवार टाइप की बातें, इस तरह की खबरें पूरे प्रदेश की छवि को खराब करती हैं। बाहर जो इन्वेस्टर्स आते हैं, बाहर से जो लोग चर्चा करते हैं, तो वो इससे हमारे प्रदेश का प्रतिकूल संदेश जाता है। इसलिए इस पे सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे किसी डर की वजह से किसी ने, कई जेल के हमारे कर्मचारी वो डर जाते हैं कि अरे ये बहुत सातिर बदमाश है, हमको या हमारे परिवार को न मार दे, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी भी भूतकाल में हो चुकी हैं जिसमें जेल के अधिकारियों कर्मचारियों का मर्डर हो चुका है। और कई लालच में भी आ जाते हैं कि कोई किसी ने कुछ पैसे दे दिए और मिलाई के बहाने या किसी खाना के बहाने या लैया चना देने के बहाने कोई ना कोई काम से वो कट्टा भी भेज दिया गया, चाकू भी भेज दिया गया और वहां अंदर वर्चस्व की लड़ाई चलती भी रहती है। मेरा पर्सनल नॉलेज में है कि मेरी चलेगी कि तेरी चलेगी, कौन मेरे पांव दाबेगा, कौन तेरे पांव दाबेगा और कौन मेरा पीछे पीछे वहां हाँ में हाँ मिलाएगा। इस तरह की वर्चस्व की लड़ाई जेलों में चलती रहती है, क्योंकि ये मनबड़ किस्म के अपराधी होते हैं और उनकी आदत होती, चाहे मोहल्ले में रहे, चाहे गांव में रहे, चाहे जेल में रहे, सब जगह वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके सर। लेकिन दो बात मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाहता हूं। जल्दी से सर, जल्दी से। हाँ, बहुत जल्दी। क्रिमिनल रिफॉर्मेशन का काम हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और एक और काम के नागालैंड के जैसे आतंकवादियों को सरेंडर करा करके यूज किया गया था नक्सलाइट्स के खिलाफ, उस तरह ये मनबड़ दुस्साहसी किस्म के अपराधियों को यूज करने पर भी विचार होना चाहिए। और तीसरा, क्रिमिनल इंटेलिजेंस को लगाया जाना चाहिए कि जेल में कुछ आदमी रहें, सरकार के आदमी, विभाग के आदमी, जो खबर देते रहे कौन कौन गुट बना रहा है, कौन कौन लड़ रहा है, इस तरह क्रिमिनल इंटेलिजेंस का काम। और चौथा कि ये जितने प्रशासनिक
अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनमें कौन कौन गड़बड़ कर रहा है, उनके तुरंत ट्रांसफर। ओके सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अन्य जेलों में मैं सर लौट रहा हूँ आगे विवाद। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईएएस। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जेल के अधिकारियों को जानकारी ना हो कि उनके जेल में क्या चल रहा है। और अभी तो हमारे सहयोगी अभिषेक कह रहे थे कि अभी तो मिलने के लिए भी मना है कैदियों के परिवार से, तो फिर हथियार पहुंचा कैसे सर? जी बोले पीके अग्रवाल साहब। सर्कुलर से पूरे जेलों में कंट्रोल हो गया, क्योंकि ऊपर तक के अधिकारी इसमें मिली भगत रहती है। सर्वप्रथम क्योंकि ऊपर के अधिकारी जो इंक्वायरी कर रहे हैं डीआईजी रेंज, उनको बता देंगे। और दूसरा ये होना चाहिए कि इन जेलों का औचक निरीक्षण होना चाहिए। मैं स्वयं रात में जाके जेलों का निरीक्षण करता था। और तीसरी बात यह है कि जेलों में सुधार होना चाहिए। ये नहीं कि जेल के जो वो हैं, इनमेट्स हैं, वो सब समय क्राइम के बारे में सोच रहे हैं। उद्योग होना चाहिए उनको, और जगह उनको जैसे प्राणायाम, योगासन, जैसे पश्चिम बंगाल में तो सुधार गृह हैं जेल, उनकी अच्छी व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनका दिमाग और कहीं ना भटके। चौथी बात, जो जेल में हथियार वगैरह जाते हैं उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जी। वो जाए कैसे, उनकी वीडियो जो जेल में वो बाहर जाते हैं जब कोर्ट में, वहां से वापस लाते हैं, तो जेल से ही उनको कोर्ट में अपीयरेंस होना चाहिए। ये इसकी व्यवस्था होना चाहिए सर। इस व्यवस्था का तो सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि जेल में हत्याएं हो जाती हैं और ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। नहीं, तो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है जेल में, अगर ऐसा हो रहा है तो उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ देखा कि जेल मिनिस्टर को ही जेल में डाल दिया गया और वो समुद्र किनारे एक परचून की दुकान खोले बैठे थे, सिगरेट बेच रहे थे। तो हमारे देश में भी किसी दिन ऐसा होगा कि जेल मिनिस्टर जो है उनको जेल में डाल दिया जाए। तो हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जेल सुधारों का गृह मंत्रालय ने बहुत बड़े पैमाने पर बीड़ा उठाया है, तो यूपी जेल कोड है उसमें सुधार होना चाहिए। और जेल को एक दूसरा स्वरूप, जैसा कि वेस्ट बंगाल करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 1992 में है, मैं नहीं कहता हूँ, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मुकीम जेल से ही पैदा हुआ है जी। और जो बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में हैं वो जेल से ही सांठ-गांठ करके बाहर आके क्राइम करते हैं और जेल में रह के पूरा करते हैं। ओके सर। तो जेल में हमें पूरी व्यवस्था को आमूल परिवर्तन करना होगा, जो मैंने 3 साल में जब पश्चिम बंगाल में था मैंने करके दिखाया। ओके सर। के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी अच्छी व्यवस्था। पीके अग्रवाल साहब, 2 ऐसे अधिकारी हैं इस पैनल में जो उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से उन्होंने देखा है और बहुत करीब से वो जानते हैं उत्तर प्रदेश को, पूरे महकमे को, क्योंकि वो तमाम जिलों में बड़े पदों पर रह चुके हैं। वो सूर्य कुमार शुक्ला साहब हैं और विभूति नारायण जी हैं। तो विभूति नारायण साहब ने सीधे सीधे कहा कि साजिश है। विभूति नारायण सर, एक बात बताइए कि ये साजिश भ्रष्टाचार की है या इसके पीछे कोई और बात लगती है आपको? इसमें बहुत हायर अप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ऊंचे स्तर से षड्यंत्र किया गया है जी। एक अपराधी जिसे मारा गया उसे 2 दिन पहले यहाँ ट्रांसफर किया गया जी। यानी ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता है। एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर जो है ये काफी ऊंचे स्तर पे होता है। उसे ट्रांसफर किया गया है और ये एक आम देखे पूरे दुनिया में भारतीय जेलों की बहुत खराब छवि है। आपको पता होगा कि विजय माल्या और ये जो दूसरा आदमी था नीरव मोदी जी, इनके प्रत्यार्पण के लिए भारतीय सरकार को नाक को टने चबाने पड़े। सिर्फ ये तर्क वो दे रहे थे कि भारतीय जेलें इस लायक नहीं है जहां सभ्य तरीके से किसी को रखा जा सके। वहां 3rd डिग्री मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। ये दोनों घटनाएं, ये दोनों हत्याएं उसके पहले हुई होती तो ये भी वो पेश करते कि हमारे जेलों में तो मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसीलिए उस हत्यारे को मार दिया गया। आप ये सोचे कि उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था, वो जेल के अंदर था। वो एक जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक काबू में कोई सांड आपके आ जाए, आप उसे थोड़ा सा बल प्रयोग करके उसको गिरा सकते हैं जमीन पर। तो ये से मारा क्यों गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सवाल है और इसका हल ढूंढना पड़ेगा। और अगर हम इसका हल ढूंढ लेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया होगा। जी। अभिषेक, कुछ सवाल उठाए विभूति नारायण सर ने।
वो सवाल मेरे भी हैं 7 बजे जब आप बात कर रहे थे, यही सवाल मैं भी उठा रहा था। और विभूति नारायण सर कह रहे हैं कि किसने क्यों मारा। अब देखिए ये बड़े अजीबोगरीब ढंग की घटना है कि सिविल पुलिस बाहर से आती है, जेल के अंदर एनकाउंटर करती है और जो आरोपी है उसे मार गिराती है। ये केस पूरी तरीके से बंद हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था हुई। पूरे केस के बारीक बिंदुओं पर अब आप ध्यान देना कि जेल का ट्रांसफ़र, उसके बाद सेटिंग, हथियार पहुंचना, मार देना। ठीक मुन्ना बजरंगी झांसी से लोकेश दीक्षित जो विधायक हैं, बड़ौद के पूर्व विधायक, वो एक मुकदमा दर्ज कराते हैं बागपत में, उस पर कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी करता है और उसको तामील कराने झांसी से लेके आया जाता है रात में मुन्ना बजरंगी। रात को 1 बजे जेल में शिफ्ट कराया जाता है और वो उसकी वाइफ आशंका जताती रहती है और सुबह 7 बजे उसकी हत्या सुनील राठी जेल के अंदर कर देता है। ठीक इसी तरीके ये पूरा नेक्सस ऊपर से है, सारी फील्डिंग जमाई गई है और केस में अब करेगी क्या जांच। आनंद कुमार डीजी जेल 6 घंटे में क्या जांच करके देंगे? पूछताछ करते, आरोपी से पकड़ते कि किसने भी तुझे हथियार दिया, किसने सारी चीजें करी। वो तो सब खत्म हो गया अंशुल दीक्षित की मौत के साथ। अब उसमें सिर्फ खानापुरी होगी, कुछ सस्पेंशन होंगे चेहरे के बचाव के लिए और उसके बाद कुछ दिनों बाद ना आपको याद रहेगा ना हमें याद रहेगा कि जो सस्पेंड हुए थे क्या वो मुअत्तिल हुए सेवा से या फिर वो बहाल हो गए, फिर वो किसी जेल में सर्विंग होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे। तो ये पूरा नेक्सस है कि बाहर नहीं मार पाएंगे तो अब अंदर मार देंगे। और ये पूरा खेल जो है एक गुट का दूसरे गुट की सफाई की ये तैयारी है। उत्तर प्रदेश में ये नींव रख दी गई है। अब जिस गैंग का वर्चस्व होगा, जिसकी सेटिंग ऊपर तक होगी, वो अपने प्रतिद्वंदी गैंग को जेल के बाहर नहीं, जब जेल के अंदर ही साफ कर रहे हैं। मुन्ना बजरंगी और मुकीम काला गैंग की दोनों की मौत के बाद ये साफ हो गया। अगला नंबर किसका होगा उसका इंतजार करते हैं। जी, अभिषेक बने रहे लौट रहे। सूर्य कुमार शुक्ला साहब, सीधा सवाल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं सीधा जवाब दीजिए। अभिषेक ये कह रहे हैं कि भाई न सबूत है न गवाह है, तो जांच क्या करेंगे 6 घंटे में? देखिए ये बिल्कुल जो विभूति नारायण राय साहब का जो ये अंदाज है, शक है कि इसमें कोई साजिश है, तो मैं कहता हूं 6 घंटे में ठीक है वो प्रारंभिक जांच अपनी कर देंगे कि कौन कट्टा कैसे पहुंचा होगा या कैसे ये घटना हुई होगी। लेकिन मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल ये अगर इस तरह का शक जा रहा है हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों को, तो इसकी बहुत अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक जेल का सवाल नहीं है, ये आगे कल को दूसरी जेलों में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इसकी थारो जांच एक 2-3-4 लोगों की कमेटी बना करके की जानी चाहिए और ये भी कि उनका निगरानी की जानी चाहिए कि कहां के बदमाश थे, उनका कैसे उनका बैकग्राउंड था, किसकी किससे दुश्मनी थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से और जो जासूसी से, सभी तरीकों से ये पूरी बात का पता लगाना चाहिए कि ट्रांसफर जो हुए वो किन परिस्थितियों में हुए, किसके कहने से हुए। और क्योंकि देखिए दोनों, मुझे इसमें बहुत वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा मुझे संभावित इसलिए प्रतीत हो रही है कि दोनों गुट मारे गए, जिसने मारा वो भी मारा गया। अगर ऐसी कोई साजिश होती तो शायद वो ये एक गुट ना मारा जाता, सर, बल्कि अच्छा तीनों बहुत शातिर बदमाश थे। अगर कोई न्याय समय से हो जाता तीनों बिल्कुल सही, वो बात आपकी बिल्कुल सहमत है, वो बिल्कुल आपकी बात से सब लोग सहमत हैं सर। इनका मरना जो समाज के लिए कोई बुरा नहीं, केवल खराब ये है नहीं, लेकिन वो कानूनी तौर पर सर वो होना चाहिए जायज। ठीक है सर। अविनाश, 6 घंटे कब पूरे हो रहे हैं? देखिए अंजित, जैसे ही ये वारदात सामने आई उसके कुछ ही घंटे बाद, तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद मुख्यमंत्री स्तर से ये कमेटी बिठा दी गई है। तो माना जा रहा है कि देर रात तक जो मियाद दी गई है अधिकारियों को, वो मियाद खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि रात में नहीं तो कल सुबह तक वो जो रिपोर्ट है शासन को सौंप दी जाएगी, जिसमें कि जो जेल के अंदर, देखिए जो आज जांच कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी को सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि आज जो घटना घटित हुई है वो घटना कैसे घटित हुई, हथियार जेल के अंदर कैसे पहुंचा और क्या क्या हुआ वहां पर, तो इस बात की पूरी जांच वो कमेटी करेगी। और माना जा रहा है कि देर रात नहीं तो कल सुबह अग्रवाल साहब जल्दी से फाइनल रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के सामने होगी। खत्म हो गया समय, जल्दी बोले पीके अग्रवाल साहब। हाँ, एक्चुअली मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश में पूरा जेल सुधारों के ऊपर हमें बढ़ना चाहिए और जेलों की स्थिति बेहतर होना चाहिए। जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया है, जो चलिए सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि बार बार कहा जा रहा है समय खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कुछ ही पलों के लिए आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।